हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्टेट का राइज कैसे हुआ, कैसे जनपद बने, कैसे महाजनपद बने। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम जानेंगे कैसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन से शिफ्टिंग हुई सेकेंड अर्बनाइजेशन की साइड में, कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, आयरन का क्या इंपॉर्टेंट रोल था डेवलपमेंट में। ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर में आज हम समझने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए हर एक चीज को डिटेल से समझने के लिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा चैप्टर 7th क्लास का चैप्टर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट यानी नई शुरुआत, नगर और राज्य। इस चैप्टर में हम इंडिया की सिटीज का राइज कैसे हुआ, कैसे जनपदाज बने, कैसे महाजनपदाज बने, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 900 BCE की, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पहली एक ऐसी सभ्यता या सिविलाइजेशन है जिसको प्रथम नगरीकरण या फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि अर्बनाइजेशन किसको कहा जाता है। अर्बनाइजेशन या नगरीकरण की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन का सबसे पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि जब लोग गांव को छोड़ करके शहरों की ओर प्रवास करना शुरू कर देते हैं, माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से? ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, तो गांव के कंपैरिजन में शहरों में जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है, जिस वजह से शहर का जो आकार है वो बढ़ जाता है और शहर में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम उसे शहरीकरण या उसको नगरीकरण या फिर इंग्लिश में अर्बनाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है 1900 BCE में आते आते जो है डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगती है। इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पतन की ओर बढ़ने लगती है। धीरे धीरे जो एक नगरीकरण की सभ्यता है, जहां पे सिटीज वेल डेवलप्ड हैं, लोथल, चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हाँ, वहां के बहुत सारे स्टेट्स के नाम सुने होंगे, साइट्स के नाम सुने होंगे, बनावली, कालीबंगा। तो ये सारे जो स्टेट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, सारे वेल डेवलप्ड थे। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली भी काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी थी। ट्रेड दूसरे देशों के साथ हो रहा था। मेसोपोटामिया के साथ हमें ट्रेड देखने को मिलता है, मिस्र के साथ ट्रेड देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल देखे तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी थी, ट्रेड भी अच्छे लेवल पे हो रहा था। जो सी रूट था यानी समुद्री मार्ग था, उससे भी ट्रेड हो रहा था। डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा था। लेकिन धीरे धीरे 1900 BCE के बाद आते आते जो है ये सभ्यता डिक्लाइन करने लग जाती है, ये सभ्यता का पतन होने लगता है। इसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने रीजंस दिए हैं। जैसे कई लोग कहते हैं नेचुरल क्लैमिटी या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका जो है पतन होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस है कि यहाँ बाढ़ आने लगी थी। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि सूखा पड़ने की वजह से। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि आर्यंस जो है उनका अटैक हुआ था, जिनकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से 1900 BCE तक आते आते जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पूरी तरीके से डिक्लाइन की ओर दिखती है, पूरी तरीके से इसका डिक्लाइन हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो सभ्यता है नगरीकरण से यानी शहरों से उन सिविलाइजेशन का जो शिफ्टिंग है वो गांव की तरफ होना शुरू हो जाता है और एक रूरल सिविलाइजेशन का या फिर विलेजेस का जो गांव का एक्सपेंड होना यानी विस्तार होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे जो अगली सिविलाइजेशन आती है वो रूरल सिविलाइजेशन होती है, जिसमें हमारा वैदिक पीरियड यानी वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो काल थे, ये दो टाइम पीरियड थे जिसमें जो सभ्यता थी पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी, यानी रूरल डेवलपमेंट हुआ था, रूरल सिविलाइजेशन थी, जहां पर लोग मुख्य रूप से गांव में रहते थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीता जाता है 800 BCE तक जो है जनपदास का उदय होना शुरू हो जाता है, जनपदों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जनपद बनने लगते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स को जनपद कहा जाता है। फिर इन्हीं जनपदों को बाद में बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं ने मिला करके एक बड़ा स्टेट बना दिया, जिसे महाजनपदास या महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीजन है कि बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल पर इस समय जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, यानी कृषि का विस्तार हुआ।
लोहे की खोज हुई, आयरन का डिस्कवर किया गया। इसके अलावा बड़े लेवल पर ट्रेड होना शुरू हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड यानी जो व्यापार है उसका विस्तार हुआ। और इसके अलावा छोटे छोटे जनपदों की जो पॉपुलेशन है वो एक साथ महाजनपदों में शिफ्ट होना शुरू हुई, क्योंकि छोटे छोटे महाजनपदों को मिलाकर के एक बड़ा जनपदों को मिलाकर के एक बड़ा महाजनपद बनाया गया था, तो वहां की पॉपुलेशन भी बढ़ी। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से महाजनपदों का डेवलपमेंट होता है, उसको ही इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सब चीजों की जानकारी हमें उस समय के बहुत सारे लिटरेरी जो सोर्सेज हैं उससे मिलते हैं। उस समय बौद्ध जो धर्म है, जो जैन धर्म है, इनका भी राइज होना शुरू होता है। तो बहुत सारी पुस्तकें या लिटरेरी सोर्स है जिससे हमें इस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन वर्सेस सेकेंड अर्बनाइजेशन, यानी प्रथम एवं द्वितीय नगरीकरण की अगर हम बात करें। जो प्रथम नगरीकरण है या फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो हड़प्पा को कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को या फिर हड़प्पा सभ्यता को फर्स्ट अर्बनाइजेशन या प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन किसको कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता को। और हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आया? हड़प्पा सभ्यता इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ की जो प्लान सिटीज है, योजनाबद्ध नगर बने हुए थे। हर एक जो सिटी थी वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन थी, साफ सुथरी थी। हर एक सिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी वेल सेटल्ड था, यानी जल निकासी प्रणाली अच्छे तरीके से विकसित थी। और इस सभ्यता को ब्रॉन्ज टूल्स की वजह से ब्रॉन्ज सभ्यता या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्य औजारों का यूज जो है या फिर जो ब्रॉन्ज टूल्स है उसका यूज बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। दूसरा मैंने आपको बताया इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता की या इस सिविलाइजेशन का जो राइज है वो 2600 BCE के आसपास माना जाता है। ठीक है, इसके बाद 1900 BCE के बाद जो है धीरे धीरे ये सभ्यता डिक्लाइन की ओर बढ़ती है। इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो मैंने अभी आपको बताए। और धीरे धीरे जो है सभ्यता नगरी सभ्यता से यानी अर्बन सिविलाइजेशन से ये धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है विलेज की ओर। टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से बद से बदतर हो जाती है। लोग शहरों की जगह अब गांव की ओर पलायन करना शुरू करते हैं, शिफ्ट होना शुरू कर जाते हैं। इसके अलावा जो राइटिंग मटेरियल है या राइटिंग स्किल्स है वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो वेल सेटल्ड जो प्लांट सिटी थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पूरी तरीके से लोग ग्रामीण जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं, पूरी तरीके से रूरल लाइफ शुरू हो जाती है। तो इसी टाइम पीरियड में कुछ समय के बाद आकर के 800 BCE के आसपास जनपदास का और उसके कुछ समय के बाद जो है महाजनपदास का उदय होना या राइज होना शुरू हो जाता है। और महाजनपदास या जनपदास की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, सबसे मेन फीचर्स क्या थे कि यहाँ पे जो सिटीज थी वो पूरी तरीके से फोर्टिफाइड थी, यानी जो किला था उसको चारों तरफ से किला बंद कर दिया जाता था ताकि वो किला सुरक्षित हो सके। कोई भी बाह्य आक्रमण या फिर बाहर से आउटसाइड से कोई भी आक्रमण हो रहा है, कोई भी अटैक हो रहा है, उससे किले को सेव किया जा सके। दूसरा, इस समय आयरन की डिस्कवरी हुई थी, लोहे की खोज हुई थी, तो बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पे जो लोहे के औजार है, लोहे के आयरन टूल्स हैं, उनका यूज किया जाना शुरू होने लगा। इसके अलावा ये जो सभ्यता जनपदास एंड महाजनपदास है, इनका बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो गैंगेटिक प्लेन्स में यानी गंगा वैली में शुरू होता है। गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें या गंगा के मैदान की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहां की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है, काफी फर्टाइल है और ये एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ी। उसी टाइम पीरियड में लोहे का यूज होना शुरू हुआ, तो लोहे के फाल का यूज किया जाने लगा। तो ये सभ्यता या फिर ये जो जनपद है और महाजनपदास है, इनका डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होना शुरू होता है और फिर जनपद से महाजनपदास में शिफ्ट जो होता है वो 600 BCE के आसपास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के बाद क्या हुआ? तो इस सभ्यता के पतन के बाद जो शहर थे वो खाली होना शुरू हो जाते हैं, पूरी तरीके से जो सिटी है वो खाली हो जाती है। इसके अलावा जो लोग हैं वहां के वो धीरे धीरे गांव की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर जाते हैं, यानी पीपल रिटर्न टू विलेज लाइफ। इसके बाद जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रशासन है, वो पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है।
जो ट्रेड है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है, काफी कमजोर पड़ जाता है। दूसरे देशों के साथ जो बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा था वो ट्रेड कहीं ना कहीं अब वीक पड़ना शुरू हो जाता है और काफी ज्यादा कमजोर पड़ने की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा जो उस समय हड़प्पन टाइम पीरियड में जो पिक्टोग्राफ लिपि थी या वो राइटिंग सिस्टम था, चित्रात्मक लिपि थी, वो राइटिंग सिस्टम अब पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। समझ में, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहां पढ़े लिखे लोग दिखते हैं उनकी लिपि हालांकि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, वो पिक्टोग्राफी है यानी चित्रात्मक लिपि है, वो अभी तक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पीरियड में लिपि का डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद के टाइम पीरियड में जो राइटिंग सिस्टम है वो हमें डिसअपियर दिखता है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। ठीक है, तो लगभग 1000 वर्षों तक बड़े नगर नहीं थे। समझ में आया, ये पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे हमें डेवलपमेंट दिखना शुरू होता है और इन सब चीजों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन यानी जो पुरातात्विक खुदाइयां की गई हैं उन खुदाइयों से हमें जानकारी मिली है। उस टाइम के जो कॉइन्स मिले हैं, उस टाइम की जो पॉटरी मिली है, मृदभांड जिसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उस टाइम की जो इमारतें बिल्डिंग्स मिली हैं, उन सब चीजों से हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। जो उस टाइम पीरियड में धीरे धीरे जो है बौद्ध कल्चर, जो बौद्ध रिलीजन है, जैन रिलीजन है, उनका भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो उस टाइम पीरियड की कुछ पुस्तकें हैं, कुछ लिटरेरी सोर्स है जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। बहुत फेमस बुक है अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इसी तरीके से जैन लिटरेचर में है भगवती सूत्र। इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में। इसके अलावा जो वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर है, उससे भी हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन का री इमर्जेंस है यानी पुनः विकास जो है शहरों का, वो भारत में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के बाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, लोग शहरों से गांव की ओर आना शुरू हो जाते हैं और लगभग 1000 साल तक शहरों का कोई नामो निशान नहीं होता। फिर धीरे धीरे जनपदास का डेवलपमेंट होता है 800 बीसीई में। फिर वही आगे जाके कुछ समय के बाद 600 बीसीई के आसपास वही छोटे छोटे जनपद को मिला करके महाजनपदों का निर्माण किया जाता है और वो महाजनपद काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। उसके डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज डिस्कवरी ऑफ आयरन और दूसरा इंपॉर्टेंट था एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी जो खेती है उसका विस्तार होना, लोहे की खोज होना और इसके अलावा इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से महाजनपदों में हमें उस पूरी तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जनपद की क्या डेफिनेशन है, जनपद किसे कहते हैं। जनपद की अगर बात करते हैं, जो जनपदास है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जन प्लस पद। यानी जन का मतलब लोगों, जन का मतलब होता है पीपल यानी लोग, और जो पदास है या पद उसका मतलब होता है फुट या सेटलमेंट यानी पैर या फिर बसने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए भी पदा वर्ड का यूज करते हैं। इस तरह से जो जनपदा होता है, जनपदा का मतलब होता है टेरिटरी, अ ग्रुप ऑफ पीपल सेटल्ड परमानेंटली यानी लोगों का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो लोग हैं वो स्थायी रूप से परमानेंटली जो है बस जाते हैं। उस पर्टिकुलर जगह को क्या कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। और इसके मेन जो फीचर्स है वो क्या है कि पर्टिकुलर हर एक जनपद का एक राजा होता है, रूलर होता है। तो जो जनपदास है रूल्ड बाय देयर किंग यानी वो अपने जो राजा है उनके द्वारा वहां पे शासन किया जाता है, रूल किया जाता है। उनके अपनी भाषा होती है, उनके अपने कल्चर होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन होता है और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन जो उनका व्यवसाय होता है वो होता है कृषि। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जनपदों से कैसे महाजनपदों का राइज हुआ। तो उस टाइम पीरियड में अलग अलग स्टेट में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बहुत सारे राजा हुआ करते थे और वो राजा अपने अपने क्षेत्र के ऊपर रूल करते थे। तो ऐसे में जो शक्तिशाली राजा थे, पावरफुल किंग थे, उन किंग्स ने क्या किया, छोटे छोटे स्टेट को मिला करके, छोटे छोटे जनपदों को मिला करके एक महाजनपद का राइज किया, महाजनपद का निर्माण किया। इस तरीके से जो पावरफुल किंग्स हैं उन्होंने छोटे छोटे जनपदों को मिला करके, छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके एक बड़ा स्टेट बनाया जिसको महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो महाजनपद थे उनके फीचर्स क्या थे। तो महाजनपदों की बात करते हैं। महाजनपदों के डेवलपमेंट में उनकी विशेषताओं में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होता है क्योंकि महाजनपद का जहां पर राइज होता है ज्यादातर वो पूरा जो एरिया था दैट इज गैंगेटिक प्लेन
यानी गंगा के मैदान थे, और गंगा के मैदान में जो पानी पाने वाले सॉइल होती है, मिट्टी होती है, दैट इज एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, और वो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में जब खेती बाड़ी का एक्सपेंशन होगा, खाद्य पदार्थों का, जो फूड क्रॉप्स है उनका एक्सपेंशन होगा, तो वहां पर लोगों को इकोनॉमिकल लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, तो लोग तेजी से वहां पर आएंगे। ऐसे में पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो लोगों में आपस में लेन देन भी होगा। जब आपस में लेन देन होगा, तो जब लेन देन आपस में होगा तो उससे क्या होगा, ट्रेड का एक्सपेंशन होगा, व्यापार तेजी से बढ़ेगा, और व्यापार तेजी से बढ़ेगा तो ऐसे में किसी भी स्टेट को या किसी भी महाजनपद को रन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइम पीरियड में एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होना भी शुरू हो जाता है, और यही काम जो है महाजनपदों में हमें देखने को मिलता है, जिससे महाजनपद बहुत तेजी के साथ डेवलप करने लग जाते हैं। समझ में आया? और ये इन सबके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि महाजनपदों के निर्माण में रोल किसका सबसे इंपॉर्टेंट था? जो पावरफुल रूलर थे, जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उन्हीं ने छोटे छोटे जनपदों को मिला करके महाजनपद का फॉर्मेशन किया था, महाजनपदों का निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं कि 18 से लेकर के 8 से लेकर के 7 सेंचुरी बीसी तक हमें बहुत सारे जो है महाजनपद देखने को मिलते हैं, जिनकी कुल संख्या थी 16। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि टोटल महाजनपद कितने थे, हाउ मेनी ऑफ महाजनपदास, तो आप क्या बताओगे? तो टोटल जो महाजनपदास थे उनकी संख्या जो है 16 थी, 16 थी। समझ में आया? तो उनमें कौन कौन से थे मैंने सारे आपको मैप पे इंडिकेट करके बताए हुए हैं। ये उस टाइम पीरियड के संगठित या फिर ऑर्गेनाइज्ड स्टेट हुआ करते थे, और इनका जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन गांधार से लेकर के अंग तक था। ठीक है, गांधार से लेकर के अंग तक ये पूरी तरीके से फैले हुए थे। जैसे ही आप देखिए, ये आपका गांधार है, गांधार, ये आपका कुरु, सूरसेन, अवंती, चैदी, वत्सा, अश्मका, मगध, अंग, वज्जी, मल्ल, कौशल, मत्स्य, पांचाल, कंबोज, ये पूरा जो ये जितने भी है ये शक्तिशाली महाजनपदास थे, जिन्होंने पूरे मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है उसके ऊपर रूल किया। डेवलपमेंट का प्रोसेस काफी अच्छा था, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन था, आयरन का यूज काफी अच्छे लेवल पे किया, ट्रेड का एक्सपेंशन किया, और ओवरऑल इतना डेवलपमेंट हुआ कि इसको आज के टाइम पीरियड में हम सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम बात करते हैं वाई मोस्टली इन गंगा प्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो महाजनपदास है उनका राइज जो है गंगा प्लेन में हुआ है, और इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि गंगा प्लेन में, गंगा का जो मैदान है वहां पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल है। दूसरा, इसकी वजह से क्या होगा, जब कहीं पे मिट्टी काफी ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो वहां पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। इसके अलावा वहां पे पानी जो है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है वो प्रचुर मात्रा में वहां पर मिल रही है। इसके अलावा जब पानी प्रचुर मात्रा में है गंगा के प्लेन में, और वहां पर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है, ऐसे में वहां पर व्यापार करना भी काफी ज्यादा सरल होगा, इजी होगा। तो वहां पर व्यापार काफी तेजी से बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंशन हुआ तेजी के साथ, क्योंकि वहां पे सारी सुविधाएं थी, फैसिलिटी थी। इसके अलावा जब आयरन की डिस्कवरी हुई, लोहे की खोज हुई, तो उससे एग्रीकल्चर को काफी हेल्प मिली, क्योंकि इससे पहले की जो सिविलाइजेशन थी उसमें कांसे का यानी ब्रॉन्ज का यूज होता था। ब्रॉन्ज कंपैरिजन टू आयरन काफी ज्यादा कमजोर है, उसके कंपैरिजन में लोहा ज्यादा सॉलिड माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो उसके जो प्लॉ है या फिर जो हल है उसका यूज किया गया, लोहे के जो टूल्स है उनका यूज किया गया खेती बाड़ी में। इससे क्या हुआ, इससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, पहले की तुलना में कम समय लगा, और ओवरऑल ट्रेड था उसका भी एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, लोगों को काफी फैसिलिटीज मिली। इसके अलावा परिवहन सिस्टम यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफी ज्यादा डेवलप हुआ। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से गंगा प्लेन में महाजनपदों का उदय हुआ। इसके बाद कौटिल्य, ये जो कोटेशन दी गई थी कौटिल्य की, ये कोटेशन जो है आपके बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई थी, लेकिन मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये कोटेशन आपको ना समझा करके इसे बीच में इसलिए ऐड किया ताकि जब मैं आपको सारी चीजें समझाऊं तब आपको समझ में आए कि कौटिल्य के कोटेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। कौटिल्य ने एक आदर्श राज्य की यानी एक आइडियल किंगडम कैसी होती है उसके बारे में बताया है।
तो आइडल किंगडम या फिर एक आइडल राज्य ऐसा होगी जिसकी एक राजधानी है, जो कैपिटल है, काफी ज्यादा सुरक्षित हो, स्ट्रांग हो, फोर्टिफाइड हो, यानी ऐसी राजधानी जो चारों तरफ से फोर्टिफाइड हो, जिसके ऊपर कोई बाहर से अगर अटैक करता है तो वो अटैक ना कर पाए। समझ में आ रहा है? उसके अलावा उसकी जो बॉर्डर जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर होने चाहिए, यानी सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए जो पूरी तरीके से राज्य में रहने वाले लोगों को सुरक्षा दे सके, सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा आपदा के समय लोगों के पास जो है, यानी अगर कोई भी क्लैमिटी आती, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, कोई भी डिजास्टर आ जाए, उस टाइम पीरियड में लोगों के पास इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो उस आपदा से या उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, उसको फेस कर सके। इसके अलावा अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो पूरी तरीके से डेवलप हो, जहां पर इकोनॉमी जो है डेवलप करे, ग्रो करे, ट्रेड अच्छे से एक्सपेंड हो, लोग अर्निंग करे। समझ में आ रहा है आपके? इकोनॉमिकल लेवल पर डेवलप हो। इसके अलावा जो वहां की लैंड है वो फर्टाइल होनी चाहिए ताकि अच्छे से खेती की जा सके, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। इसके अलावा जो स्टेट है, जो कैपिटल है, वहां की जो सड़कें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, परिवहन के साधन है, वो अच्छे होने चाहिए लोगों के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, उद्योग के लिए, या फिर पीने के लिए, लोगों की डेली लाइफ की नीड के लिए जो पानी है उसकी उपलब्धता अच्छी होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है आपका कि वहां पर फॉरेस्ट, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी वन, खदान और प्राकृतिक संसाधन पूरी तरीके से मौजूद होना चाहिए ताकि लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, और फर्स्ट अर्बनाइजेशन से कैसे विलेज, और फिर विलेज से कैसे हम सेकंड अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और अर्बनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वहां पर रहने वाले लोगों को सारी फैसिलिटी मिले, तभी लोग गांव को छोड़कर शहरों में आते हैं और शहरों का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी का देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आपको चैप्टर आदि समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये कोटेशन को बीच में समझाया है आपको, ठीक है। तो कौटिल्य जो है उनका मानना था कि एक अच्छी राजधानी या फिर एक अच्छा जो किंगडम है, साम्राज्य है, वो होता है जहां पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वहां पे रहने वाली प्रजा को, जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं द डिफेंस आर्किटेक्चर, द मोट। अगर मोट की बात करते हैं या फिर खाई, मोट को हिंदी में कहते हैं खाई, तो पहले टाइम पीरियड में जब महाजनपदास का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जितने भी किले बनाए जाते थे उन किले को चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड क्यों किया जाता था? फोर्टिफाइड इसलिए किया जाता था ताकि बाहर से अगर कोई आक्रमण करता है या फिर कोई एनिमी आक्रमण करता है, कोई दुश्मन आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो उससे अपने किले को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सके। इसलिए किले के चारों तरफ ना ऐसे जो है खाई सी बनाई जाती थी और उसमें पानी भरा होता था। अगर कोई भी किले के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो उस खाई के अंदर गिर जाएगा। ये तो समझ में आया? प्रिवेंट एनिमी अटैक, यानी शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, राजधानी की रक्षा करने के लिए। और जो फोर्ट है, उसकी जो किला है, उसकी दीवार जो है, किले की दीवार को भी चारों तरफ से काफी मजबूत बनाया जाता था ताकि उसके ऊपर कोई अटैक किया जाए तो वो अटैक से उसके ऊपर ज्यादा नुकसान उसको ना उठाना पड़े। समझ में आया? तो बड़े जो नगर है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ जो मोट बनाई जाती थी या खाई बनाई जाती थी, वो खाई पूरी तरीके से अपने किले को या राजधानी को या फिर जहां पर राजा रह रहा है वो उस क्षेत्र को और अपने प्रजा को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती थी। समझ में आया? यानी किले या नगर के चारों ओर बनाई गई जो गहरी और चौड़ी खाई होती थी, उस खाई को ही मोट या मोट कहते थे, और ये पूरी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बनाई जाती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अर्ली टाइम पीरियड में, यानी बिल्कुल इनिशियल फेज में हम देखते हैं वहां की जो ट्रेडिशन थी वो पूर्ण रूप से हमें लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि राजा जो है या किंग जो है वो अकेले किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता था। इसमें जनपद के दो मुख्य भाग थे, जो उनको दो मुख्य असेंबलीज या सभा कहते थे, और इन सभा के द्वारा जो है वो डिस्कशन किया जाता था और वो राजा को एडवाइस देने का काम करते थे। राजा के पावर को कंट्रोल करने का काम जो है सभा का होता था। और इन सभाओं में मुख्य रूप से बेसिकली जो लोग होते थे ज्यादातर वो ओल्ड होते थे, मतलब ओल्ड पर्सन या होते थे, वृद्ध लोगों को या फिर जो सीनियर सिटीजन होते थे उनको रखा जाता था। और ये सलाह राजा को, इनका मुख्य काम जो होता था
वो होता था राजा को एडवाइस करना, उनको सलाह देना किसी भी पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टेट से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड, उसके ऊपर चर्चा की जाती थी, डिस्कशन किया जाता था। शासन व्यवस्था को या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे रन करना है, कैसे स्ट्रांग बनाना है, इसमें वो राजा की भी हेल्प करते थे। इसके अलावा कुछ राज्यों में ऐसा भी था कि राजा का जो चयन है यानी राजा को इलेक्ट किया जाता था और जरूरत पड़ने पर अगर लगता था कि राजा जो है कैपेबल नहीं है, काबिलियत नहीं रखता, तो उसको उसके पद से भी रिमूव कर देती थी सभा। तो सभा उस टाइम पीरियड में एक डेमोक्रेटिक असेंबली कह सकते हो, लोकतांत्रिक सभा थी, यानी लोकतांत्रिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी राजा के पावर को कंट्रोल करने में। समझ में आया कि उस टाइम पीरियड के इनिशियल फेज में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करने के लिए दो असेंबलीज थी, जिन्हें असेंबली को हिंदी में सभा कहते हैं, और ये सभाएं लोकतांत्रिक थी। इनका मुख्य काम राजा की पावर को कंट्रोल करना, राजा की शक्ति को नियंत्रित करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स है, उसके ऊपर डिस्कशन करना, महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा करना। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो राजा को अपॉइंट करने का काम और राजा को रिमूव करने का काम भी ये करते थे। और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, अच्छे से चले, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से वर्क करे, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करती थी ये सभाएं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं पावर डायनेमिक्स, मोनार्की वर्सेस गण संघ, यानी राजतंत्र एवं गण संघ में अंतर। हमें कहीं कहीं पर जनपद जितने भी बड़े बड़े महाजनपदाज हैं, कहीं पर हमें राजतंत्र यानी मोनार्की, राजा का शासन देखने को मिलता है, और कुछ जो महाजनपदाज है वहां पर हमें गण संघ यानी रिपब्लिक रूप से यानी गणतंत्र फॉर्म में देखने को मिलती है। वहां पे जो रूल था वो असेंबली के द्वारा किया जाता है। यानी मोनार्की जो होती है, मोनार्की में जो शासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है, वो राजा के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन गण संघ जो होती है वो पूरी तरीके से रिपब्लिक होती है। यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन है या फिर जो शासन तंत्र है वो असेंबली के द्वारा या जो सभाएं हैं उनके द्वारा रन की जाती है। तो इन दोनों के बीच में हम अंतर को या डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि महाजनपदाज में हमें कुछ बड़े महाजनपदाज में मोनार्की देखने को मिली है, जबकि कुछ बड़े पावरफुल महाजनपदाज में हमें गणतंत्र या रिपब्लिकन स्टेट के फॉर्म में देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनार्की, जहां पे रूल्ड बाय किंग यानी राजा का शासन होता है, और जो गणसंघ होता है वे रूल्ड बाय असेंबली, ये जो है बड़ी असेंबली या सभाओं के द्वारा रूल की जाती है। यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम होता है, यानी राजा के बाद उसका बेटा जो है वो राजा बनेगा। और यहाँ पर जो गणसंघ है ये पूरी तरीके से रिपब्लिक होती है। यहाँ पर जो भी अगला राजा बनेगा उसका इलेक्शन होगा, चुनाव के द्वारा उसको चुना जाएगा। इसके बाद जितनी भी पावर होती है सारी पावर राजा के पास होती है। राजा जो है पावर का सेंटर होता है, सारी पावर राजा के हाथ में होती है। यहाँ पे जो डिसीजन है गण संघ में, डिसीजन जो है असेंबली और असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ली जाती है, और इसमें वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा जो राजा है उसका मेन जो रोल होता है वो होता है कि वो जो अपनी जनता से कर वसूलता है, अपने पास आर्मी रखता है, अपना किला बनवाता है, उसको फोर्टिफाइड करता है, अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि जो यहाँ पर मेन काम है गण संघ का मेन जो काम है वो भी यही है कि वो अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान करें, अपनी जनता के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है जो गणतंत्र महाजनपदास थे वो थे आपके वज्जी और मल्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदास में 2 महाजनपदास इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, वज्जी और मल्ल, क्योंकि वो जो है गणतंत्र थे। वहां पर रिपब्लिक यानी असेंबली बाय रूल देखा गया है कि वहां पे सभाओं के द्वारा रूल किया जाता था, राजा इलेक्टेड होते थे, फैसले जो है सभाओं के मेंबर के द्वारा लिए जाते थे, उनके लिए वो मतदान या वोट करवाते थे। समझ में आया। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में कुछ महाजनपदास काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनमें 4 महाजनपदास के नाम आते हैं। जैसे पहला है मगध, जो आज के समय में आप पटना वाला क्षेत्र देखते हो वो है। इसकी जो कैपिटल है वो थी आपकी राजगृह, और प्रेजेंट डे में उसे हम बिहार के नाम से जानते हैं। और ये इसका स्टेटस की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम था, काफी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली महाजनपदास था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में हाथी पाए जाते थे, यहाँ पर लोहे की डिस्कवरी हुई, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ,
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जल की प्रचुर मात्रा थी, एबंडेंट फॉर्म में था पानी। इस वजह से यहाँ पर हमें सारी चीजें जो है देखने को मिलती है और इस वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ के जो राजा थे वो भी काफी शक्तिशाली थे। दूसरा है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती और ये आज के टाइम पीरियड में आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी और आज के समय में ये मध्य प्रदेश है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी और आज के समय में ये उत्तर प्रदेश है। तो ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि महाजनपदास के डेवलपमेंट में आयरन का या लोहे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जब आयरन की या लोहे की डिस्कवरी हुई तो आयरन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी। तो आयरन टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से यहाँ पे लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, क्योंकि आयरन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उससे बहुत सारे जो है फार्मिंग टूल्स बनाए गए, जैसे प्लॉ बनाया गया, एक्सेस बनाए गए, नाइफ्स बनाए गए और इनका यूज डे टू डे लाइफ में किया जाने लगा। इससे सामाजिक प्रभाव ये पड़ता है कि इससे जंगलों को साफ किया गया, फॉरेस्ट को पूरी तरीके से क्लीन करके उसके ऊपर खेती की गई। इससे प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा और फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। इसके अलावा वेपन्स बनाए गए, हथियार बनाए गए, स्वॉर्ड्स बनाए गए, स्पीयर्स बनाए गए। इससे सामाजिक लेवल पर क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि मजबूत हथियार बनते हैं, सिटीज का डेवलपमेंट होता है, सिटीज को पूरी तरीके से फोर्टिफाइड किया जाता है, उसको पूरी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी हथियार होंगे तो। साथ ही साथ नगरों के डेवलपमेंट से, शहरों का डेवलपमेंट होने से लोगों को रोजगार की वृद्धि हुई, यानी एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ, लोगों को नौकरियां मिली, लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे रीजंस है जिसकी जो आयरन या लोहे की तकनीक के डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों का ओवरऑल काफी डेवलपमेंट हुआ, उनके ऊपर सामाजिक लेवल पर काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब लोहे का विकास हुआ, लोहे का डेवलपमेंट हुआ तो इससे एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जहां पहले जो लकड़ी के फाल का यूज किया जाता था या फिर ब्रॉन्ज के फॉल का यूज किया जाता था, वहीं अब आयरन के प्लॉव का यूज किया जाने लगा, आयरन के हल का यूज किया जाने लगा। जो इरिगेशन सिस्टम है वो पहले की कंपैरिजन में काफी अच्छी हो गई टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से। जो फर्टाइल गंगा का प्लेन है जहां पर महाजनपदास का राइज हुआ है, वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे तरीके से फार्मिंग की गई, जिससे जो है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इससे पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ने लग जाती है, जनसंख्या का तेजी से राइज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं द बर्थ ऑफ करेंसी या फिर पंचमार्क कॉइन। स्टार्टिंग के जो सिक्के हैं उनको पंच चिन्हित सिक्के या फिर इनके लिए हिंदी में एक वर्ड यूज होता है आहत सिक्के, इनको आहत सिक्के कहा जाता है। जो सबसे पुराने सिक्के होते थे मुख्य रूप से वो चांदी के या सिल्वर के बनाए जाते थे, क्योंकि सिल्वर सॉफ्ट होता है, उससे बनाए जाते थे और उसको पंच करके बनाया जाता था। जैसे ही सिल्वर का कॉइन है, इसको पंच करके बनाया जाता है। फिर बाद में आकर के इसके ऊपर जो है सिल्वर के कॉइन के ऊपर जो है बाद में जो है मार्क या फिर चिन्ह या फिर आपको साइन दिखाई देने लग जाते हैं और बाद में आपको सिक्के कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं। स्टार्टिंग के सिक्के जो सिंपल होता था, उसके ऊपर हैमर से उसके ऊपर ठोका जाता था और सिंपल वो सिक्का होता था। लेकिन बाद में ये पंच मार्क कॉइन बन गए, इसके ऊपर जो है आपको पर्टिकुलर क्या कहते हैं काऊ का या उस टाइम पीरियड की बुल का, सन का आपको पिक्चर देखने को मिलेगा, या फिर उस टाइम पीरियड की जो देवी देवता हैं उस टाइम पीरियड में जो मान्यता थी उसके अकॉर्डिंग आपको साइन देखने को मिलता है। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। पहले बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि एक वस्तु दो उसके बदले में दूसरी वस्तु लो। लेकिन इससे जो है काफी ज्यादा परेशानी होती है कि जो मेरे नीड की वस्तुएं, जरूरत की चीजें वो आपके पास होनी चाहिए और आपकी नीड की वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो सिक्कों का या फिर कॉइन्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, पंच मार्क सिक्के बनने शुरू हो जाते हैं। इससे इकोनॉमिकल लेवल पर काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जो ट्रेड है वो इजी हो जाता है, आसानी से व्यापार किया जा सकता है। जो पेमेंट है वो काफी सरल हो जाती है, स्टैंडर्ड पेमेंट होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी जो है अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर जाती है। इसके बाद व्यापारी मार्ग की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन इतना अच्छा हो रहा है, तो व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा और व्यापार के पे तेजी से बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो परिवहन के साधन है उसका तेजी से डेवलपमेंट होना। गंगा के प्लेन में इतने सारे महाजनपदों का राइज हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है। तो ऐसे में दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे राज्यों के साथ व्यापार हो रहे थे। इस समय जो व्यापार हो रहे थे उसके लिए दो मार्ग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका उत्तरापथ और एक है आपका दक्षिणापथ। ये दो मार्ग जो है काफी फेमस है, जहां पर व्यापार बड़े लेवल पर हो रहा था। इसे नॉर्दर्न ट्रेड रूट कहते हैं और इसे साउदर्न ट्रेड रूट कहते हैं, यानी उत्तर का प्रमुख व्यापारी मार्ग और दक्षिण का क्या कहते हैं व्यापारी मार्ग।
ये तक्षशिला, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र से होते हुए व्यापार होता है। जो इसके बाद ये जो है नीचे वाला, ये है आपका दक्षिणापथ या फिर साउदर्न ट्रेड रूट, जो नॉर्थ इंडिया से होते हुए साउथ इंडिया नीचे की तरफ आ रहा है। ये मुख्य व्यापारी मार्ग है और एक मुख्य रूप से इनमें जो व्यापार किया जाता था वो उस टाइम पीरियड की जो स्टेपल क्रॉप से मुख्य फसलें हैं, जैसे राइस, व्हीट, इनकी की जाती थी। इसके अलावा सॉल्ट की, नमक की, कॉटन यानी कपास की, सिल्क की और मेटल्स यानी लोहा उस समय मुख्य इंपॉर्टेंट मेटल था, तो उसका व्यापार तेजी के साथ किया जा रहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग थे ट्रेड रूट से, उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ याद करेंगे। ये तक्षशिला से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से कौशाम्बी और पाटलिपुत्र होता हुआ ये दक्षिणापथ की ओर जाते थे। और ये मुख्य रूप से राइस, व्हीट, सॉल्ट, कॉटन, सिल्क, इनका व्यापार तेजी से होता था एंड मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साउदर्न किंगडम। साउदर्न किंगडम की अगर हम बात करते हैं, इस समय दक्षिण क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे राज्य थे, जैसे चोलाज है, चेराज है एंड पांड्याज है। इन स्टेट का भी साउथ एशिया के साथ बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा था। इसमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ ये व्यापार कर रहे थे। इस टाइम पीरियड में जो साउथ इंडिया में जो एम्पायर्स थी या किंगडम थी, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, ये इकोनॉमिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। और ये मुख्य रूप से अपने मसालों का व्यापार करने के लिए, अपने सी रूट के लिए, अपने जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उनके लिए काफी फेमस है। और ये लोग सी रूट के माध्यम से, सी रूट की मीडियम से जो है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ बड़े लेवल पर ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। इनमें मुख्य रूप से कपास, मसाले, हाथी दांत और मनके, कॉटन, स्पाइसेस, आइवरी और बीट्स का बड़े लेवल पर ट्रेड किया जाता था। इस तरह से इकोनॉमिकल लेवल पर नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ साउदर्न इंडिया भी डेवलप हो रहा था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो सोशल लेवल पर हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था में मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। सबसे ऊपर है आपका ब्राह्मण, जिनका मुख्य काम था लोगों को शिक्षा देना, पूजा पाठ करना। दूसरे थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का मुख्य काम था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वॉर करना, किंगडम को जीतना। वैश्य की बात करते हैं तो वैश्य का मुख्य काम था फार्मिंग करना और ट्रेड करना, यानी खेती बाड़ी और व्यापार करना। इसके अलावा शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र का मुख्य काम था क्राफ्ट्स और सर्विसेज, यानी तीनों वर्णों की सेवा करना। इसके अलावा छोटे मोटे हस्तशिल्प का काम करते थे। इस तरह से समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित थे। पहले ये वर्ण जो है कर्म आधारित होते थे, जो मतलब वर्क बेसिस पे होते थे कि जो जो काम करेगा वो उस कैटेगरी में आएगा, उस वर्ण में आएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड तक आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते, ये वर्ण सिस्टम जो है वो जन्म आधारित यानी बर्थ बेसिस हो गया। जो जिस घर में पैदा होगा, जो जिस वर्ण में पैदा होगा, वो उस वर्ण का कहलाएगा। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं। तो जाति व्यवस्थाएं समय के साथ जो व्यवसाय है, जो मैंने अभी आपको बताया, समय के साथ जो व्यवसाय है वो वंशानुगत होने लगे थे। पहले जो जो काम करेगा वो उस कैटेगरी का या उस वर्ण का या उस जाति का कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, वो चीजें जो हेरिडिटरी होने लगी, यानी जो कुम्हार है तो उसका बेटा कुम्हारी होगा, जो लोहार है वो ब्लैक स्मिथ है, उसका बेटा ब्लैक स्मिथ ही होगा। लेकिन इनिशियल फेज में हम बात करते हैं ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। उस टाइम पीरियड में यह था कि कोई भी व्यक्ति जो काम करना शुरू करेगा वो उस वर्ण का कहलाएगा। ठीक है, तो पहले वर्क बेसिस था, बाद में ये बर्थ बेसिस हो गया, यानी पहले कार्य पे आधारित था, बाद में ये जन्म आधारित हो गया। सोशल लेवल पर क्या आप देखोगे, यहाँ पे एक आपको नोट दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कारीगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्राफ्ट्समैन काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि यही क्राफ्ट्समैन जो है बड़े लेवल पर जो है प्रोडक्शन कर रहे थे। इससे व्यापार काफी समृद्ध हो रहा था, ट्रेड काफी समृद्ध हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो महाजनपदास है वो इतने ज्यादा सफल क्यों है, इतने ज्यादा सक्सेस क्यों मिली, इतने ज्यादा डेवलप क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रही हूँ कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन काफी अच्छा होता है। लोहे की डिस्कवरी होने की वजह से लोहे के आयरन के टूल्स यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स का जो स्टेपल क्रॉप्स है उसका प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। इकोनॉमिकल लेवल पर लोगों को काफी बेनिफिट होता है। महाजनपदास के जो राजा थे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, पॉलिटिकल लेवल पे काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसके अलावा जो है
उनके पास अपनी आर्मी होती थी, मजबूत सेना होती थी, जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो काफी अच्छा था। इसके अलावा बड़े लेवल पे दूसरे स्टेट के साथ जो है दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापार हो रहा था। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, लोगों को जॉब की या फिर रोजगार के की अपॉर्चुनिटी तेजी से मिलने लगी। तो और इसके अलावा जो व्यापार तेजी से बढ़ा तो इकोनॉमिकल लेवल पर जो डेवलपमेंट है वो होना शुरू हुआ। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। इन सब रीजंस की वजह से आर्मी स्ट्रांग थी, राजा स्ट्रांग था, और क्या कहते हैं आयरन के टूल्स थे, फार्मिंग अच्छी हो रही थी। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से महाजनपदों का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हुआ और महाजनपद आज जो है सेकंड अर्बनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसके अलावा हड़प्पा नीचे मैंने एक नोट दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत के लिए एक अत्यधिक संगठित, आर्थिक रूप से शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत नई शुरुआत का उदय। और ये उदय किसे माना जाएगा? महाजनपदास वाला पीरियड को, यानी 600 बीसीई से महाजनपदास का जो पीरियड है इसे ही उन्नत एक अर्बनाइजेशन या फिर एक वेल सेटल अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। और जिसके डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर, आयरन और ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इन सब चीजों ने किया। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है पानी की प्रचुर मात्रा। ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में थी जिसकी वजह से आप महाजनपद टाइम पीरियड में देखेंगे डेवलपमेंट जो होता है वो काफी हद तक लोगों के विकास के लिए है और लोगों का जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि होती है। इसलिए इस टाइम पीरियड को काफी सफल माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसलिए अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आज का सवाल आप लोगों के लिए ये है कि आप मुझे बताएंगे कि जनपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।